ऑफ मैनेजमेंट। अभी तक के जो 3 वीडियोस हमने देखे हैं उसमें हमने डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ी थी, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है, डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी हमने पढ़ा, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़ा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। एक बार और बताना चाहूंगा, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वर्जिन मैरी हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात बताई गई है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। आर्ट बेसिकली क्या होता है? एक आर्ट रिफर करता है आर्टिस्ट के लिए। आर्टिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि किसी न किसी कला में माहिर होता है, किसी चीज में माहिर होता है, और वो कला उसने कैसे ली होती है, जो नॉलेज उसने अपनी पढ़ाई के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, जो भी वो ऑब्जर्व करता है अपने आसपास, उस सब से जो भी नॉलेज उसने लिया है और उसके अनुभवों के साथ उसे जो नॉलेज मिला है, उससे वो अपनी स्किल डेवलप करता है, और इसी स्किल को कहते हैं आर्ट। तो इसमें कुछ फॉलोइंग जो फीचर्स आगे बता रहे हैं, ये फीचर्स होते हैं जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो आर्ट में क्या होता है? सिस्टमैटिक तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड स्टडी होती है मटेरियल की, जो कि अवेलेबल है थ्योरेटिकल नॉलेज के फॉर्म में। और जितने भी एक्सपर्ट हैं, जो कि भले ही अलग अलग फील्ड के हैं, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स अलग अलग फील्ड के प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं अपने अपने आर्ट फॉर्म में। उसके बाद इट इज अ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मीनिंग ये है कि जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी आर्टिस्ट होता है, बेसिक प्रिंसिपल्स उस पर्टिकुलर आर्ट के सेम है, पर हर किसी का आर्ट अपना पर्सनल होता है। एक पेंटिंग है, कोई और आर्टिस्ट उसको कुछ अलग तरह से बनाएगा, उसी पेंटिंग को दूसरा आर्टिस्ट अलग तरह से बनाएगा। या फिर हम म्यूजिशियंस के बारे में भी बात कर सकते हैं। म्यूजिकल नोट सेम है, पर म्यूजिक कंपोजिशन म्यूजिशियंस की अलग अलग तरीके की है। आगे बढ़ेंगे हम तो देखेंगे, इट इज अबाउट आर्ट वी आर सेइंग इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट में बेसिकली जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस है, जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी है, रचनात्मक तरीकों का यूज किया जाए, वही आर्ट उसी के ऊपर बेसिकली बेस्ड है। अब जितने भी जो मैनेजर हैं, उनका अपना अपना अलग तरीका होता है चीजों को मैनेज करने का या फिर लोगों को मैनेज करने का। वो भी अपनी क्रिएटिविटी का यूज करते हैं, रचनात्मक तरीके यूज करते हैं, मैनेजमेंट टेक्निक लगाते हैं, और समय के साथ साथ उनकी ये टेक्निक्स बेहतर होती जाती है। तो जैसा कि हमने देखा, ये आर्ट के जो जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे या बेसिक फीचर्स थे, वो सभी मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। तो इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। अब हम आगे पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस में हम देखते हैं कि साइंस बेसिकली क्या होता है? साइंस होता है एक ऐसा नॉलेज जो कि सच्चाई पर बेस्ड होता है, जो कि कभी भी टेस्ट किया जा सकता है, कहीं भी टेस्ट किया जा सकता है, और किसी भी समय पर टेस्ट किया जा सकता है। तो साइंस के फीचर्स क्या हुए? सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो साइंस जो है वो एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज है जिसमें चीजों का कारण भी पता चलता है, उनसे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट है उनका, और कारण और इफेक्ट की रिलेशनशिप हमको पता चलती है। अब जो भी हम ऑब्जर्वेशन के ऊपर प्रिंसिपल्स देखेंगे, वो भी साइंस का ही एक पार्ट होता है। साइंस क्या है? साइंस है कि जितनी भी चीजें हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जो भी प्रयोग हमने किए, उन प्रयोगों में जो जो चीजें हमने ऑब्जर्व करी, जो भी चीजें हमें देखी, उसके बेस पे प्रिंसिपल डेवलप किए जाते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इन्हीं प्रिंसिपल्स की यूनिवर्सल वैलिडिटी। जितने भी ये प्रिंसिपल्स हैं वह यूनिवर्सल है, मतलब हर जगह अप्लाइड है। डजेंट मैटर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लैब्स में अप्लाई होंगे, कहीं और अप्लाई नहीं होंगे, सभी जगह ये प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। तो मैनेजमेंट को अगर हम देखें तो मैनेजमेंट भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, जैसे कि साइंस था। और प्रिंसिपल्स भी मैनेजमेंट के किस तरह से डेवलप होते हैं, वही बार बार मैनेज करके अलग अलग ऑब्जर्वेशंस होते हैं। अलग अलग ऑब्जर्वेशंस करने के बाद एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बनते हैं, और ये प्रिंसिपल भी हर तरीके के मैनेजमेंट में यूज आएंगे। ये भी यूनिवर्सल है। जैसा कि हम देखेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो एग्जैक्टली साइंस तो नहीं है, बट फिर भी थोड़े बहुत साइंस की तरह है, इसलिए हम इसे कहते हैं इन एग्जैक्ट साइंस। तो इसमें एक चीज और है कि मैनेजमेंट में जो इंसान का प्रभाव है, ह्यूमन का प्रभाव है, वो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इसे सोशल साइंस भी
कहा जाता है। अब मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन पे हम जाएंगे। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में, प्रोफेशन का मतलब हम सभी समझते हैं, प्रोफेशन एक ऐसी चीज है कि कोई भी लोग हैं, उनके पास कुछ स्पेशल स्किल होती है, उन्हें कुछ स्पेशल चीजें आती हैं, उन्हें स्पेशल नॉलेज होता है किसी ना किसी चीज का। और प्रोफेशन ऐसा होता है कि जिसमें एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है। मतलब अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपने पर्टिकुलर डॉक्टर की पढ़ाई करी होगी, इंजीनियर बनना है तो आपने पर्टिकुलर इंजीनियर की पढ़ाई करी होगी। कोई भी इंजीनियर वाले प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकता जब तक कि उसने इंजीनियरिंग ना की हो। डॉक्टर के प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकता जब तक कि उसने मेडिकल नहीं किया हो। इसका सबसे प्रोफेशन मैनेजमेंट है। ऐसा प्रोफेशन में ए पार्ट हम देखेंगे, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो ऑब्वियस सी बात है, जो प्रोफेशन है उसमें कंप्लीट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके पर्टिकुलर कंसेप्ट होते हैं, अलग अलग टर्म्स होती हैं जो कि प्रोफेशनल एक पूरा एरिया बनाती है। इसमें रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, जैसा कि हमने बात करी। इसमें एग्जामिनेशन के थ्रू या डिग्री के थ्रू एंट्री आपको मिलेगी। डायरेक्ट एंट्री किसी भी प्रोफेशन में आपको नहीं मिल सकती। डॉक्टर की आपके पास डिग्री है तो ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर लॉयर की आपके पास डिग्री है तो ही उस प्रोफेशन में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद प्रोफेशनल एसोसिएशंस भी होती हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम सभी जानते हैं, जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन होती है IMA, एंड चार्टेड अकाउंटेंट्स का भी, जो चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की भी जो एसोसिएशन है ICAI। ये सारी एसोसिएशंस इन प्रोफेशंस के लिए अलग अलग होती है। एथिकल मतलब क्या होता है कि कुछ बेसिक एथिक्स जो कि इंसान बनाता है, क्या सही है क्या गलत है उसके लिए, ऐसे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी हर प्रोफेशन में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर है तो उसका एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या हो सकता है कि उसे बिना स्टूडेंट के अंदर डिफरेंस किए सभी को एक जैसा और अच्छे से अच्छा पढ़ाना चाहिए। डॉक्टर है तो डॉक्टर के भी एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट क्या हो सकते हैं, उसे सभी को बेस्ट से बेस्ट इलाज पहुंचाना है। तो ये होते हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। फिर उसके बाद आता है सर्विस मोटिव। एंड में सर्विस मोटिव ये है कि प्रोफेशन का सबसे मेन काम क्या है, जितने भी उसके क्लाइंट्स हैं उन्हें सर्व करना, उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो जो मैनेजमेंट है वो जितने भी प्रोफेशन के फीचर्स हैं वो सारे तो फुलफिल नहीं कर सकता, इसलिए हम इसे फुल फ्लैश्ड प्रोफेशन नहीं कहेंगे। जैसे कि डॉक्टर को या लॉयर को हम एक फुल फ्लैश्ड प्रोफेशन कह सकते हैं। अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे हम आते हैं। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें 3 लेवल्स होंगे। सबसे पहला होगा टॉप लेवल। टॉप लेवल में टॉप मैनेजमेंट आ जाएगा। इसमें कौन कौन हो जाएंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आ जाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाएंगे, MD मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, ये सभी लोग किस में आ जाएंगे, टॉप मैनेजमेंट में आ जाएंगे। जो टॉप मैनेजमेंट होता है उसका मेन काम क्या होता है, उसका मेन काम होता है कि उन्हें कंपनी का या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक गोल्स बनाने हैं। क्या उनके नियम हैं, क्या वे चाहते हैं, क्या स्ट्रेटेजी वो चाहते हैं कि इस स्ट्रेटेजी के थ्रू हमारे चाहे हुए गोल्स हमें मिल सकते हैं। फिर पूरा ऑर्गेनाइजिंग करना। ऑर्गेनाइजिंग करने का मतलब हो जाता है कि पूरा का पूरा बनाना कि किस तरीके से अलग अलग लेवल्स पे जाकर के काम किया जाएगा, कितने लोग रहेंगे, कैसे काम किया जाएगा। तो ये ऑर्गेनाइजिंग का काम भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। और फिर जो भी एक्टिविटीज आसपास हो रही हैं वो एक्टिविटीज का ध्यान रखना, उसे मॉनिटर करना, प्लस उसके साथ साथ पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए जितने भी संसाधनों की जरूरत है, रिसोर्सेज की जरूरत है, उसे देना या मुहैया करवाना। ये सारा काम जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। फिर आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसमें जो डेजिग्नेशंस हैं इसमें कौन कौन आ जाते हैं, सब डिपार्टमेंटल हेड्स, डिविजनल हेड्स, और इनका मेन काम होता है जो भी पॉलिसीज या जो भी गोल्स बनाए हैं उसे एग्जीक्यूट करवाना। एग्जीक्यूट करवाना मतलब क्या, एग्जीक्यूट करवाना मतलब हो जाएगा लोगों से काम करवाना। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो भी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप बनाया है, जैसे कि इन्हें अपॉइंटमेंट्स, एम्प्लॉयज को जो रिक्रूट करते हैं काम करने के लिए, वो सारे एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शंस देना, उन्हें मोटिवेट करना, मींस वो ज्यादा अच्छे से अच्छा काम कर सकें उसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। ये सारा काम देखना कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि कोई एक डिपार्टमेंट काम नहीं कर सकता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गोल को अचीव करने के लिए। वो सारे डिपार्टमेंट जो एक दूसरे पे निर्भर हैं, डिपेंडेंट हैं, उनमें आपसी कोऑपरेशन, एक दूसरे की मदद
सही तरीके से चले। तो ये सारा काम मिडिल मैनेजमेंट का होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट लेवल, जो कि है सुपरवाइजरी या फिर ऑपरेशनल लेवल। सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल में जो डेजिग्नेशंस होते हैं, जो पोस्ट होती हैं, वो बेसिकली होती है फोरमैन है या फिर सुपरवाइजर है, उन लोगों की। इनका मेन काम क्या होता है, जो भी पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन में बनाई हैं, जो भी गोल वो अचीव करना चाहते हैं, उन सभी पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन करना। मतलब सभी लोग उन पूरी गाइडलाइंस के हिसाब से और उन पॉलिसीज के हिसाब से काम करें जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट या फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने बनाई है। और वर्कर्स को क्या परेशानी आ रही है, किस तरीके से उन्हें कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सारी बातें टॉप लेवल मैनेजमेंट तक रखना भी काम सुपरवाइजरी एंड ऑपरेशनल लेवल का होता है। इसी के साथ साथ वो वर्कर्स को डिसिप्लिन में काम करें वर्कर्स, इस बात का भी सुपरवाइजरी लेवल ध्यान रखता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या क्या करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्लानिंग। ऑब्वियसली हमने पुराने वीडियोस में भी देखा है, प्लानिंग का मतलब होता है हम कहां पर हैं और कहां पहुंचना चाहते हैं, उसके बीच का ब्रिज होता है प्लानिंग। मतलब कैसे पहुंचेंगे उस पर्टिकुलर गोल्स तक जो कि ऑर्गेनाइजेशन के हैं, उसके लिए प्लानिंग सबसे ज्यादा काम आती है। अब उसके बाद आती है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या करती है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है ड्यूटीज अलग अलग लोगों को देना, अलग अलग ग्रुप में टास्क देना, बताना कि क्या काम करना है, किसी भी पर्टिकुलर लोगों को, किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट को अथॉरिटी देना, कुछ अधिकार देना कि वह किस तरह से काम कर सकते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं, क्या उन्हें किस तरीके से लोगों के साथ इन्वॉल्व करके काम करना है, और उसके साथ साथ क्या क्या सामान की, क्या क्या चीजों की, क्या क्या रिसोर्सेज की उनकी जरूरत है, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजिंग में आती है। फिर आती है स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब अगेन हम बार बार बोल रहे हैं, सही व्यक्ति को सही काम करने के लिए जॉब पर रखना आएगा स्टाफिंग। जैसे कि हमने प्रोफेशन में देखा ही था कि कोई भी व्यक्ति पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाता है तो उसके पास पर्टिकुलर उसके लिए डिग्री होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तो स्टाफिंग उसके हिसाब से हो। फिर आती है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है लीड करना या फिर लोगों को बताना और उन्हें प्रोत्साहित करना कि उन्हें काम किस तरह से करना है, उस स्टाफ को बताना जो कि हमने रिक्रूट किया है वो काम करने के लिए, ताकि वो लोग एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर सकें। मतलब सही समय पे भी काम कर सकें और कम अमाउंट में ज्यादा आउटपुट दे सकें। ये होता है डायरेक्टिंग। इसके बाद आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग का मतलब होता है जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज हो रही है, जो भी काम चल रहे हैं, उसे मॉनिटर करना, उसकी देखरेख करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, जो भी उनके टारगेट्स हैं, वो अचीव हो पाए। इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें आता है आपका परफॉर्मेंस का मेजर करना कि परफॉर्मेंस किस हिसाब से चल रही है, अलग अलग स्टैंडर्ड्स को मेजर करना कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है या हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो किस लेवल पे है, प्लस उसके साथ साथ जो स्टैंडर्ड है वो कहां पे है और इन दोनों में कितना डिफरेंस है, और सही प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या काम अभी करना बाकी होगा, ये सब आ जाता है कंट्रोलिंग में। अब फिर हम आते हैं कोऑर्डिनेशन पे। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन एक ऐसी फोर्स है जो कि सभी लोगों को या सभी डिपार्टमेंट को मिलकर एक साथ काम करना बताती है। अगर कोऑर्डिनेशन ठीक ठाक नहीं रहेगा, आपसी सामंजस्य ठीक ठाक नहीं होगा, तो कई बार कामों में ओवरलैपिंग होगी। मतलब एक दूसरे का काम डबल बार हो जाएगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा, देर से काम होगा और आपस में विवाद की स्थिति बन सकती है। तो कोऑर्डिनेशन, जैसा कि हमने देखा था कि 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, अब जिनको हम एक साथ देखेंगे, तो हर केस में हर ग्रुप जो है उसमें कोऑर्डिनेशन भी बहुत बहुत जरूरी है और हर फंक्शंस के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कोऑर्डिनेशन के फीचर्स पे आते हैं। कोऑर्डिनेशन के क्या फीचर्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन के फीचर्स ये हैं कि कोऑर्डिनेशन एक ग्रुप एफर्ट है। ऑब्वियस सी बात है, कोई सा भी ग्रुप जो है वो जब मिलकर के काम करता है, कोऑर्डिनेशन के काम कर सकता है, तो वो अपने शेड्यूल से और प्लान से काम कर पाता है। कोऑर्डिनेशन ये बताता है कि सभी का काम मिलजुल करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करे। कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये लगातार चलता रहता है। हमने सबसे स्टार्टिंग देखी थी मैनेजमेंट की, शुरू होती थी प्लानिंग से, तो ये प्लानिंग स्टेज से शुरू होता है कोऑर्डिनेशन और एंड स्टेज मतलब कंट्रोलिंग तक जाता है।
कोऑर्डिनेशन सभी मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑब्वियसली अगर कोऑर्डिनेशन सही तरीके से मैनेजर्स नहीं करवा पाएंगे तो कंपनी अपने गोल्स को बहुत अच्छी तरीके से या रिस्पॉन्सिबल मैनर से अचीव नहीं कर सकती है। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन, मतलब मैनेजर को खुद ये करना ही पड़ता है। कोऑर्डिनेशन जो है वो करे बिना कोई भी गोल अचीव नहीं हो सकता है। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन। ऑल परवेसिव मतलब सभी जगह लागू होता है। हर डिपार्टमेंट में, हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी जरूरत पड़ती है। अगेन इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन पे देखें, ऑब्वियसली ग्रोथ इन साइज, अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाती है, उसकी ग्रोथ बढ़ती जाती है, तो अलग अलग जगह के लोग होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होंगे, उन सब में जब तक आपसी तालमेल नहीं बैठेगा तब तक काम सही तरीके से नहीं हो सकता। फिर आता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन में हम देखेंगे कि अलग अलग स्पेशलिस्ट लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। अब क्योंकि उनके काम अलग अलग हैं तो ये पॉसिबल है कि वो एक दूसरे के काम को उतना इंपॉर्टेंट ना समझे। तो ऐसे टाइम पे अलग अलग फंक्शनल डिफरेंशिएशन होने के बावजूद भी, सब लोग अपनी अपनी स्टाइल में काम करने के बावजूद भी, अल्टीमेट जो एम है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने का, वो पूरा हो सके और सभी मिलजुल करके अच्छे से काम कर सकें, क्योंकि कोई भी अकेला काम नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद लास्ट आता है स्पेशलाइजेशन। तो कुछ लोग होते हैं जो कि कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स में बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं, जिनके पास कुछ अलग अलग स्किल्स होती हैं, तो उनमें ये फीलिंग हो सकती है कि वो दूसरों से ऊपर हैं। तो अलग अलग फील्ड्स के अलग अलग सुपीरियर लोगों को स्पेशलाइज्ड लोगों के स्पेशल एफर्ट्स को एक साथ मिलाकर के फाइनल होलसम एफर्ट बनाना और इन सभी के एफर्ट्स को तेज करके फाइनली ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना, ये इंपॉर्टेंस होता है कोऑर्डिनेशन का। तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था बिजनेस स्टडीज क्लास 12th का, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों ने इसके नोट्स बना लिए होंगे। इसके नोट्स जरूर बनाएं और बार बार उसे रिवाइज करते रहें। जब भी आपको किसी भी तरीके का डाउट आता है तो आप ये वीडियो रिप्ले करके इसे सुन सकते हैं। अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब वर्जिन मैरी स्कूल